गुड मॉर्निंग बच्चों। तो निदेशक तत्व का अध्याय कल हमने खत्म किया और अब देखेंगे मूल कर्तव्य। इधर देखें कि मूल कर्तव्य में क्या बातें हैं। तो दोस्तों जरा देखेंगे मूल कर्तव्य का पूरा ये पार्ट संविधान में कहाँ से आया, ये जुड़ा, और फिर मूल कर्तव्य के बारे में पूरी कहानी क्या है। और मूल कर्तव्य संविधान का मूल भाग नहीं था, बल्कि मूल कर्तव्य का मामला 43वें संविधान 76 के द्वारा लाया गया। ये इंदिरा गांधी शासन में थी और उस समय देश में आपातकाल लगा था। उस दौरान मूल कर्तव्य लाया गया। ये बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है। और ये बात होती है कि मूल कर्तव्य ये 42वें संविधान संशोधन में लाया गया। आप कहोगे सर ये क्या बात थी कि 42वें संविधान संशोधन में आप समझ लो कि इन 51 आर्टिकल्स को संविधान में चेंज किया गया। बड़ी बात थी। संविधान के लगभग 51 आर्टिकल, कई बार इसे मिनी संविधान संशोधन भी कहा जाता है, ये संविधान भी कहा जाता है। इतना बड़ा चेंज संविधान में, ये अप्रत्याशित था। लेकिन इसके पहले एक स्वर्ण सिंह इंदिरा गांधी सरकार के थे, स्वर्ण सिंह समिति की स्थापना हुई थी। और दोस्तों ये समिति अपने आप में कल थी 76 में ही। ये समिति इस मामले में बड़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि पहली बार ऐसा मामला था और उससे ये पूछा गया था कि भाई ये बताओ क्या संविधान में बड़े बदलाव कर दिए जाएं। अब आप कहोगे अनुच्छेद 368 है ही है, संविधान में कोई संशोधन करना है, बदलाव करना है, परिवर्तन करना है, संविधान में मात्र अनुच्छेद 368 रखा है। अब इसके लिए अलग से समिति बनाने क्या मतलब है। कुछ लोगों ने कहा नहीं भाई, संविधान में जब बदलाव करते हैं, संशोधन करते हैं, कई बार अलग अलग आर्टिकल होते हैं, उसके संशोधन उतना अच्छा नहीं हो पाता। ये अच्छी बात है पर होलिस्टिकली देख लिया जाए बजाय, क्योंकि शरीर में अगर कोई बीमारी है तो दोस्तों एक बार आंखें देखो, नाक देखो, कान देखो, इससे अच्छा है पूरी बॉडी का पंचकर्म कर लिया जाए। ये फिलॉसफी थी उसकी। लोग कहते हैं कि नहीं हमारे यहाँ इसकी आवश्यकता थी। विवाद तो बहुत ज्यादा था इस बात पे, उस समय तो विवाद था ही, क्योंकि लोग कहते कहा करते थे इंदिरा गांधी ने देखो आपातकाल लगा दिया, संविधान की धज्जियां उड़ा दी, और वो खुद कह रही हैं कि संविधान बदलाव की आवश्यकता है। तो लोगों ने कहा कि बदलाव की आवश्यकता तो राजनेताओं के व्यवहार में है। ये विवाद का विषय बना था। लेकिन स्वर्ण सिंह समिति से तो ये भी पूछा गया था क्या संसदीय शासन जो भारत में है उसको ही बदल दिया जाए, और किस तरीके से संविधान में उन्होंने अनेक बदलावों की सिफारिश की थी। 51 आर्टिकल बदल गए उसी में, यानी आप ये देखो जो 42वें संविधान संशोधन को आगे बढ़ाया गया वो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे ही था। और दोस्तों हम जिस भी पार्ट को पढ़ेंगे संविधान में, उस 42वें संविधान संशोधन न आए ऐसा हो नहीं सकता। 42वां संविधान संशोधन बार बार आएगा और इसी 42वें संविधान संशोधन जोड़ा गया आर्टिकल आर्टिकल 51 ये जोड़ दिया गया और कहा गया अब देखो अब संविधान मूल कर्तव्य आ जाएगा। आप ये कहोगे कि सर क्या था, संविधान मूल कर्तव्य नहीं था। संविधान में मूल कर्तव्य इसलिए नहीं था तो दोस्तों उसके पीछे कई कहानियां हैं। हकीकत की बात है कि हमारा संविधान प्रभावित कहाँ से था, आखिर में ऐसा क्या था मूल कर्तव्य नहीं रखा गया। हमारा संविधान जो प्रभावित था राज्य अमेरिका से हमारा संविधान प्रभावित है, हमारा संविधान प्रभावित है। और दोस्तों ये उदारवादी लोकतांत्रिक देश राज्य अमेरिका, ये तो उदारवादी लोकतांत्रिक देश, यानी ये कोई तानाशाही वाले देश नहीं है। और आप जानते हो उदारवादी लोकतंत्र का मतलब है जहां व्यक्ति के अधिकार की बात हो, स्वतंत्रता की बात हो। यानी दोस्तों ऐसे भी देख लो, उदारवादी का मतलब जहां व्यक्ति सबसे पहले आए, व्यक्ति गरिमा आए, व्यक्ति का अधिकार सबसे पहले आए, ऐसा था। सरकार की शक्तियों को जहां सीमित रखा जाए, क्योंकि ये कहा जाता है सरकार की शक्तियां तो आजादी करेगी,
सरकार की शक्तियां थोड़ा कम रखा जाए, कि वैसे भी सरकार क्या है, शक्ति का एक ताकतवर केंद्र है। तो कहावत है, पावर यानी शक्ति भ्रष्ट करती है और पूर्ण शक्ति निरंकुश भ्रष्ट करती है। पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली, ये तो कहावत है। इसलिए आप देखोगे उदारवादी लोकतांत्रिक देशों में अधिकार की बात होगी, उदारवादी लोकतांत्रिक देशों में स्वतंत्रता की बात होगी, कर्तव्य की बात नहीं। ये भी आप देख लो, जहां कर्तव्य की बात होगी, परिवार में कई बार यही कहा जाता है, कर्तव्य 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 याद रखो। इसका मतलब कर्तव्य किसके प्रति? परिवार के प्रति। कर्तव्य किसके प्रति? राष्ट्र के प्रति। तो ऐसा तो नहीं होगा दोस्तों, कर्तव्य के चक्कर में हम परिवार के दास कई बार बन जाते हैं। अब सवाल है कि शादी ब्याह का मामला है तो हमारा कर्तव्य है परिवार की परंपराओं को ध्यान रखें, हमारा कर्तव्य है बड़े बुजुर्गों का सम्मान करें। कर्तव्य वाला मामला, एक बात याद रखो, अधिकार और आजादी में व्यक्ति सबसे पहले आता है, राष्ट्र पर आ जाएगा। दोस्तों, इतिहास इस बात गवाह है, जब जब राष्ट्र समाज पहले आया, आजादी नीचे गई। ये अब देखो, जिन जिन तानाशाही जहां जहां लोग हैं वो यही कहते हैं राष्ट्र के नाम पर ऐसा कर रहे हैं, आपको धर्म के नाम पर ऐसा करना है, के नाम पर ऐसा करना है। दोस्तों, यही तो बार बार समस्या आती है। इसलिए अब देखो, अब लोकतांत्रिक देशों में कर्तव्य था ही नहीं और हम तो अधिकार रख रहे थे, कर्तव्य कहाँ से लाते? इसलिए बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है कि दुनिया में एकमात्र जापान एकमात्र लोकतांत्रिक देश है कुल कर्तव्य का कोई अध्याय। जापान दुनिया का एकमात्र ऐसा लोकतांत्रिक देश है जहाँ संविधान मूल कर्तव्य को जगह दी गई है। तो दोस्तों, जापानी मूल कर्तव्य के बारे में बहुत ध्यान रखते हैं। अच्छा, जापानी बड़े पंक्चुअल है, बड़े डिसिप्लिन है। कर्तव्य जब आएगी, अनुशासन की बात आएगी, अब जानते हो फौजी अनुशासन होता है। जापान में कर्तव्य बड़ा है। एक बार तो जापान में तो ये कर्तव्य होता है, जापान में कोई व्यक्ति अगर बैंक में काम कर रहा है, उसके सामने लाइन लगी हुई है, पहले वो सारी लाइन को निपटाएगा, उसके बाद में खाना खाएगा। कोई कर्मचारी है वो उस समय पे ही आएगा, लेट हो ही नहीं सकता है। जापान में हम लोगों के बाद दिन में, और हमारे यहाँ देखो, कल दिल्ली में नारायण मूर्ति आए थे, तो नारायण मूर्ति ने कहा कि भैया दिल्ली वाले तो रेड लाइन पे 2 मिनट भी खड़े होने में इनको प्रॉब्लम आती है। तो मतलब कर्तव्य तो है दोस्तों, कर्तव्य तो अनुशासन का पालन करें। और कहीं मेट्रो में खड़े हो गए तो किसी को धक्का दे दिया, कई बार हमें कर्तव्य की जरूरत तो पड़ती है। डर ऐसा लग रहा था कर्तव्य के नाम पर, क्योंकि याद रखिए दोस्तों, तानाशाह कर्तव्य की बहुत बात करते हैं। ये तो फर्ज उर्दू में कर्तव्य का फर्ज के नाम पर कई बार व्यक्ति की आजादी खतरे में जाती है। अब देखोगे, मूल कर्तव्य का अध्याय कहाँ होता है? जहाँ राज्य अत्यधिक शक्तिशाली होता है। ये मूल कर्तव्य का पूरा प्रावधान ही समाजवादी देशों में समाजवादी देशों में सोवियत संघ, फिर के बाद समाजवादी देश थे जो आज समाजवादी है। ये संघ टूट गया, रसिया जो है, चीन तो समाजवादी है, पूरा बाजारवाद चीन में चलता है, चीन में कोई भी जाकर इन्वेस्टमेंट कर सकता है, आ सकती है। लेकिन आज भी चीनी कहते हैं कि भैया समाजवाद। सोवियत संघ चीन में, उसके पहले समाजवादी राज्य था अल्बानिया, यूगोस्लाविया, वहां भी मूल कर्तव्य का अध्याय था। मूल कर्तव्य का अध्याय है, तो जहां मूल कर्तव्य का अध्याय होता है दोस्तों, राज्य की शक्ति बढ़ती है, राज्य की शक्ति में वृद्धि अपने आप होगी, सरकार शक्तिशाली होगी, क्योंकि व्यक्ति से अपेक्षा है कि वो राज्य के प्रति मूल कर्तव्य रखे। दोस्तों, राज्य पहले से शक्तिशाली, बताओ, जब राज्य के प्रति हमारा कर्तव्य होगा तो हमारी आजादी वैसे खत्म हो जाएगी जब परिवार में खत्म हो जाती है। परिवार में हमारे कर्तव्य तो होते हैं। अब वो हमेशा बताता रहता है कि यहाँ मत जाना, वहां मत जाना, ये मत खाना, वो मत पीना, वो हमेशा हमें बताए रहेगा। और हमारे हिंदुस्तान में दोस्तों अजीब सी कहानी है, व्यक्ति कितनी भी उम्र का हो जाए, अगर उसके पिता परिवार में है तो बच्चा ही रह जाता है। बस बताइए, यानी नॉर्थ कोरिया का तानाशाह हर परिवार में ही बैठा हुआ है। महिलाएं कहती है नाना भैया परिवार नहीं, अब पति भी बड़ा तानाशाह है। महिलाएं तो आजकल ही कहती,
हकीकत की बात यह है दोस्तों, जहाँ कर्तव्य की बात आएगी वहाँ राज्य की शक्ति बढ़ेगी, जहाँ कर्तव्य की बात आएगी परिवार की शक्ति बढ़ेगी, ताऊ की शक्ति बढ़ेगी। इसलिए सब आता को रखते थे। ये भी आप याद रखिए, लोकतंत्र जब बना, हमने संविधान बनाया, लोकतंत्र संविधान में एक बात मानी जाती है, व्यक्ति गरिमामय है, व्यक्ति विवेकशील है। अब विवेकशील व्यक्ति को राज्य ये बताए कि करना चाहिए नहीं करना चाहिए, थोड़ा सा ये असमंजस है। जब व्यक्ति में गरिमा है, व्यक्ति विवेकशील है, तो विवेकशील व्यक्ति को बताने की क्या जरूरत है कि ये करो या मत करो, तो उसको खुद ही पता है। तो क्या बताओगे? इसलिए बार बार कहा जाता था कि नाना भैया, लोगों को बताने की आवश्यकता नहीं है कि क्या कर्तव्य है। ये स्कूल है, ये सब बातें तो बच्चों को स्कूल पढ़ाई जाती है कि दाएं से चलो बाएं से चलो, ट्रैफिक का सम्मान करो, राष्ट्र का सम्मान करो, ये सब का सम्मान करो, स्कूल से बता देना चाहिए। अब इसके लिए अलग संविधान में रखने की आवश्यकता पड़ी। संविधान वैसे हमारा इतना बड़ा था और हम लोकतांत्रिक देश से, ये हमने कर्तव्य का स्वीकार किया। लेकिन आज जो आपातकाल का समय था, ये मूल कर्तव्य लाया गया, आपातकाल की बड़ी आंदोलन चल रहे थे, तो इंदिरा गांधी ने बताने का प्रयास किया, तो यह कर्तव्य याद रखो, अधिकार आजादी मिल गई, इसका मतलब ये नहीं यार कि सरकार को उखाड़ के फेंक दो, अराजकता पैदा कर दो। तो सरकार ऐसा कहना चाहती थी कि लोग अपने मूल अधिकार के नाम पर कर्तव्य की अवहेलना कर रहे हैं, ये हमें ऐसा ध्यान रखना है। यदि लोग कहते थे लोग कहते थे मैडम, सबसे बड़े कर्तव्य का उल्लंघन तो आप ही कर रही हो, सत्ता में गई आपातकाल लगा दिया, अधिकार छीन लिया, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। तो उनका ये देखो मैडम का बड़ा विवाद था। लेकिन आज मूल कर्तव्य के अध्याय पर विवाद नहीं है, क्योंकि संविधान का भाग है, और तो न्यायालय भी कह रहा है कि भैया मूल कर्तव्य अच्छा है, थोड़ा और आगे बढ़ाओ। ये दोस्तों की बात है। लोकतंत्र में जिस नागरिक की हम कल्पना करते हैं, शायद हमारे देश में बात बताने की लोगों को जरूरत है, हमारे देश में बात लोगों को बताने की जरूरत है। और इतना आगे आजादी आ गई, मानिए दोस्तों, लोग अपने कर्तव्य को नहीं जानते। जिस व्यक्ति की कल्पना है कि आप इस देश के मालिक हो, संप्रभु का मतलब तो ही होता है जनता ही सर्वोच्च। अगर हम ही मालिक है दोस्तों, अपेक्षा होती है तो उसका व्यवहार थोड़े से नियंत्रित रखें। अब कोई भ्रष्टाचार में शामिल, कोई देश ही लूट रहा है, कोई लूट के भाग जा रहा है, नागरिकों से अपेक्षा नहीं। ये देश अगर नागरिकों से बनता है, नागरिक के सच्चरित्र होने चाहिए। जब आपने देखो ब्रिटेन में चुनाव हुआ, सुनाक पहली बार ट्रस्ट से हार गए, तो उनसे कहा सुनाक साहब ऐसा क्यों, अदा कर दो, आपको ये दे देंगे वो दे देंगे। सुनाक ने कहा नहीं, ऐसा वादा मैं नहीं कर सकता जो पूरा न किया जा सके। झूठा वादा कैसे कर दो दोस्तों, बड़ी बात है। ये आप देखेंगे हमारे यहाँ लोग एक दूसरे पर आरोप लगा देंगे, किसी को भ्रष्ट कह देंगे। ये लोकतांत्रिक देश में होना चाहिए। और नेहरू जब प्रधानमंत्री थे, याद रखो प्रधानमंत्री थे, तो वो इलाहाबाद की फूलपुर सीट से लोकसभा का चुनाव लड़ते थे। और एक बार तो उनसे किसी नेहरू ने जी से कह भी दिया, नेहरू जी ऐसा करो, आपने इलाहाबाद के लिए थोड़ा और विकास करो भाई, और थोड़ा यहाँ करो, आपने थोड़ा कम काम किया है। जवाब दिया था, करें पूरा देश इलाहाबाद। लोकतंत्र में भावना होनी चाहिए दोस्तों, केवल अपने लिए हम न सोचें। लोकतंत्र का मतलब है हमें थोड़ी समुदाय की भलाई की प्रवृत्ति भी रहे। इसीलिए कहा भी जाता है, गांधी बाबा कहा करते थे, अगर हर व्यक्ति अपने कर्तव्य का पालन करे तो अधिकारों के लिए संघर्ष नहीं होगा। जिस तरीके से हमारे समाज बढ़ रही है, महिलाओं के प्रति अत्याचार बढ़ रहे हैं, सांप्रदायिक समस्या बढ़ रही है, उस दौर में दोस्तों कर्तव्य तो याद दिलाने क्या भी। तो अगर पता चला कि हम परिवार से कह रहे हैं बापू पैसा दो, हर कंडीशन में चाहते हैं परिवार हमारी मदद करे, लेकिन जब परिवार ने बुलाया कि बच्चे आ जाओ, हमने कह दिया ना भाई हमारे पास समय नहीं, ये चलेगा। इसीलिए हमारे संविधान में 42वें संविधान कर्तव्य दिए गए, जो मूल कर्तव्य लाए गए, 10 मूल कर्तव्य ला दिए गए। और फिर उसमें 83वें संविधान संशोधन से एक और जोड़ दिया, एक और जोड़ दिया गया, 11 मूल कर्तव्य हो गए।
और दोस्तों इस 11 मूल कर्तव्य में देखोगे तो लिखा क्या गया है, इसका सारांश बात करें। लिखा यह गया है हमारे राष्ट्रीय आंदोलन आदर्श है, इतिहास है, हम सम्मान करें। लिखा यह गया है हमारे जो राष्ट्रीय प्रतीक है, राष्ट्रीय चिन्ह है, हम सम्मान करें। इसका मतलब है राष्ट्रीय प्रतीक है, राष्ट्रगान है। ये कुल मिलाकर अगर कर्तव्य को सारांश में देखना चाहे, कर्तव्य की बात की गई। ये पहली बात है कि भाई राष्ट्रीय आंदोलन मूल्य आते हैं, उनके प्रति हम, ये जो राष्ट्रीय आंदोलन के सम्मान का मतलब है, सीधी सी बात है, जो अम्बेडकर के विचार में, सरदार पटेल के विचार, जिन लोगों ने ये आंदोलन के लिए संघर्ष किया, जिन लोगों ने नए भारत के निर्माण के लिए संघर्ष किया, तो हमारा तो पूरा जन्म कुंडली वहीं शुरू होती है राष्ट्रीय आंदोलन से। उन आदर्शों को हम ध्यान में रखें, वो संभाल के रखें, हमारा कर्तव्य है हर नागरिक का। ध्यान देने की बात है, कर्तव्य नागरिक का है, किसी का नहीं है। और राष्ट्रीय प्रतीक, राष्ट्रीय चिन्ह, राष्ट्रगान को भी ध्यान में रखें। और इतना ही नहीं दोस्तों, हमारा विविधतावादी है, सामाजिक समरसता को पाएं, सामाजिक समरसता। दोस्तों हमारा समाज विविधतापूर्ण है, विविधता समाज कोई मिलेगा नहीं, जाति के लोग, भाषा के लोग। तो इसलिए ये हमारी सामाजिक संस्कृति है, मिली जुली कल्चर है, गंगी जमुनी तहजीब है। जब गंगा और जमुना का पानी आपस में मिल जाता है तो फिर ये नहीं पता चलता कौन सा पानी गंगा कौन सा जमुना का, गंगी जमुनी तहजीब। इसलिए रास्ता रखें, सामाजिक सौहार्द रखें, की परंपराओं प्रथाओं का परित्याग करें, जो महिलाओं के खिलाफ हो, की प्रवृत्ति का विकास करें। अब प्रत्येक क्षेत्र में उत्कर्ष की तरफ बढ़ने का प्रयास करें। मूल कर्तव्यों की बात की गई, ये बेसिक बात है, थोड़ा हमें याद भी होना चाहिए। कई बार तो एग्जाम में, पीटी एग्जाम में ऐसी आ जाती है। के लिए मूल कर्तव्य का मतलब है सामाजिक समता बनाए रखें और महिलाओं के प्रति सम्मान रखें, तभी मूल कर्तव्य में आता है। और इतना ही नहीं, वैज्ञानिक प्रवृत्ति की तरफ बढ़े और पर्यावरण की रक्षा भी करें। उसे अपेक्षा की जाती है कि व्यक्ति में वैज्ञानिक प्रवृत्ति का विकास होना चाहिए, इंटरेस्टिंग है, और व्यक्ति उत्कर्ष की तरफ बढ़े। क्योंकि दोस्तों जहां व्यक्ति आगे बढ़ेगा वही तो राष्ट्र आगे बढ़ेगा। जहां व्यक्ति प्रतिभाशाली होगा, व्यक्ति पढ़ा लिखा होगा, वही राष्ट्र आगे बढ़ेगा। क्योंकि ये मायने में राष्ट्र का निर्माण पेड़ पौधे से नहीं होता, राष्ट्र का निर्माण हिमालय से नहीं, नदियों से नहीं, राष्ट्र का निर्माण व्यक्तियों के चरित्र से होता है। इसे कहा भी जाता है व्यक्ति यथा पिंडी तथा ब्रह्मांडे। आज क्या है, बड़ा विशाल रूप, क्या है, व्यक्ति है। तो व्यक्ति ये पर्यावरण की रक्षा, पर्यावरण की रक्षा, बिजली की रक्षा, अन्य जीवों की रक्षा ये करती है। इसलिए ये सब सारांश है मूल कर्तव्य का। लेकिन अब आप कहोगे सर मूल कर्तव्य की फिर प्रकृति क्या है? दोस्तों मूल कर्तव्य की प्रकृति ठीक वैसी है जो निदेशक तत्व की। मूल कर्तव्य क्या है? बाध्य। मूल कर्तव्य क्या है? गैर अधिशासिकों। मूल कर्तव्य क्या है? नॉन जस्टिसिएबल है। नॉन इन्फोर्सेबल है। ठीक वैसे जैसे हमने आपको निदेशक तत्व बताया था, मूल कर्तव्य क्या है? अववाद योग्य है। मूल कर्तव्य क्या है? नॉन जस्टिसिएबल है। इसका मतलब है हम किसी व्यक्ति के खिलाफ न्यायालय में नहीं जा सकते, उससे मूल कर्तव्य का पालन कराया जाए। और नहीं, आपको याद रखो वही सारी बात जो निदेशक तत्व बता रखे थे, नेचर वैसा ही है। इसका मतलब किसी विधि का निर्माण को इस आधार पर न्यायालय न चुनौती दे सकते, इससे मूल कर्तव्य का उल्लंघन हुआ है। ये अववाद योग्य है। आप कहोगे सर ये अववाद योग्य है तो महत्व क्या है? तो बताने से पहले आपको याद दिला दे, अरे हाँ, वर्ष 1999 अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के द्वारा J.S. वर्मा, जस्टिस J.S. वर्मा हमारे उच्चतम न्यायालय के भारत के न्यायपालिका में ईमानदार न्यायाधीशों में एक थे। तो जस्टिस J.S. वर्मा ने कहा था, जस्टिस J.S. वर्मा की समिति बनी। जस्टिस J.S. वर्मा की समिति से आप वो उपाय बताइए जिससे
मूल अधिकारों को प्रभावी बनाया जाए, प्रभावी बनाया जा सके। तो जस्टिस जीएस वर्मा ने कंसल्टा की, केसम को प्रभावी बनाया जाए। जब आप देखोगे, इस बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इस स्वर्ण सिंह समिति ने मूल कर्तव्य को लाने की सिफारिश की थी। स्वर्ण सिंह समिति ने कहा था मूल कर्तव्य को बाध्यकारी बनाया जाना चाहिए। स्वर्ण सिंह समिति ने कहा था मूल कर्तव्य को बाध्यकारी रूप में लागू किया जाए और मूल कर्तव्य के उल्लंघन पर दंड का भी प्रावधान होना चाहिए। ये समिति ने कहा था दंड का प्रावधान होना चाहिए, और इन्होंने ये भी कहा था कि मूल कर्तव्य में कर देना, टैक्स देना मूल कर्तव्य का भाग होना चाहिए। लेकिन ये सरकार ने स्वीकार नहीं किया। स्वर्ण सिंह समिति ने कहा था इसे नैतिक मत बनाओ, उल्लंघन पर दंड का भी प्रावधान करो, लेकिन नहीं किया गया। उसके कारण ये है भी हमारे यहाँ परिस्थितियां थोड़ी अलग है। जनता को पता भी नहीं होता कि हमारे मूल कर्तव्य क्या है। कोई मजदूर आदमी है बेचारा, अब किसी कार्यक्रम में सब सामान हटा रहा है, तिरंगे को भी हटा रहा है। अब तिरंगा कहीं गिर गया तो आप कहोगे संविधान दूसरे मूल कर्तव्य का उल्लंघन कर दे, उसको दंडित किया जाए। तो हमारे यहाँ इसलिए राधा कृष्ण बड़े फिलोसफर थे। राधा कृष्ण ने कहा था कि जनता गरीबी से शिकार हो, निरंतर को चौंकने वाली भुखमरी का शिकार हो, वो जनता हमारे राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गौरव पर गर्व नहीं कर सकती। ये बात ध्यान रखने की है दोस्तों। भूख से बड़ी कोई समस्या नहीं है, वजह से शायद इसको बाध्यकारी नहीं बनाया गया, जो व्यवहारिक बात भी है, क्योंकि फिर तो हम किसी भी श्रमिक को दंडित कर देंगे कि भैया तुमने राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान नहीं किया, जबकि उसको पता ही नहीं कि क्या है कोड। दोस्तों ये बात कही। और जीएस वर्मा समिति ने कहा भारत में, इन्होंने फिर ये कहा टैक्स देना मूल कर्तव्य है। और जीएस वर्मा समिति ने ये भी कहा कि भारत में तमाम ऐसे प्रावधान हैं, कानून जो पहले से हैं, और सख्त बनाए जाए, तो प्रभावी तौर पर लागू किया जाए, क्योंकि हमारे यहाँ कानून तो ही है, ये भले ही नैतिक है। जबकि अवादियों को इसका मतलब है मूल कर्तव्य क्या है, नैतिक है। नैतिक का मतलब है कि व्यक्ति की इच्छा है कि माने कि ना माने, ये कोई राज्य सरकार कहेगी नहीं, पुलिस नहीं कहेगी कुछ। अब वैसे भी देखोगे जैसे हमारे यहाँ पहले से अनेक विधियां हैं। देश कैसी विधियां हैं? वर्मा समिति ने कहा पहले से ही अनेक विधियां हैं। कैसी विधियां हैं? जैसे कि राष्ट्रीय ध्वज फहराने का भी प्रावधान है, 1971 में किया गया है। महिला यानी पर्यावरण की रक्षा के लिए हमारे यहाँ विधियां हैं। राष्ट्रीय ध्वज के प्रयोग के लिए हमारे यहाँ पहले 1971 से विधि है। और उसके बाद महिलाओं की रक्षा के लिए, महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए, सम्मान की रक्षा के लिए अनेक विधियां हैं। इन विधियों को ही ज्यादा प्रभावशाली बनाना है। तो कर्तव्य अवाद योग्य है, लेकिन परोक्ष रूप में इनडायरेक्टली, यानी तरीके से कहा जाए लुके छिपे तरीके से हमारी अनेक ऐसी विधियां हैं जिनको आप याद रखिए कि जब मूल कर्तव्य का उल्लंघन होता है तो कहीं ना कहीं किसी लॉ का उल्लंघन हो जाता है। जैसे आप कहेंगे मूल कर्तव्य है महिलाओं के सम्मान करें, ऐसी प्रथाओं परंपराओं का परित्याग करें जो महिलाओं के खिलाफ हूं। हमारे यहाँ विधि है दहेज मांगा अपराध है, महिलाओं के खिलाफ हिंसा किया दंडनीय अपराध है, ये लॉ है। और ये बात तो 12 पॉइंट बताए थे न्यायालय ने विशाखा केस में। ये बात है कि राष्ट्रीय ध्वज को फहराने का 1971 का एक्ट है, पर्यावरण की रक्षा के लिए 72 एक्ट के अलावा अनेक एक्ट बन चुके हैं। तो इसीलिए जस्टिस वर्मा कमेटी ने कहा इन चीजों को और प्रभावी बनाया जाए। तो वर्मा कमेटी ने कहा भी कि जो वर्मा कमेटी ने यह भी कहा हमारे पदाधिकारी हैं, बड़े पदों पर बैठे हैं, अपेक्षा की जाती है कि ईमानदारी का भाव रखें, अपेक्षा की जाती है कि अपने पद का दुरुपयोग न करें। यानी कर्तव्य, अगर भाई नागरिक का कर्तव्य है तो हमारे पदाधिकारी हैं वो भी तो नागरिक हैं, जो नेता है वो भी तो नागरिक हैं। बहुत बड़े ध्यान देने की है। इसलिए मूल कर्तव्य की आलोचना करना ठीक नहीं। तो मूल कर्तव्य दोस्तों हमारा ही थोड़े है, जो पदाधिकारी है, जो प्रधान डीएम सीएम पीएम का भी तो मूल कर्तव्य है। अभी अब देखोगे कोरेला की आईएएस ने एक आईपीएस की फोटो को इधर उधर कर दिया।
कर्तव्य है कम से कम हम यूट्यूब का, सोशल मीडिया का ऐसा प्रयोग न करें, सनसनी पैदा करे, तो सेवाओं गरिमा खत्म कर दे। ऑल इंडिया सर्विसेज रूल्स और कंडक्ट 1968 ये कहता है, वो भी तो अपने का ध्यान रखना चाहिए। ये दोस्तों, हमारे यहाँ कर्तव्य की आवश्यकता है आज की डेट में। जब नागरिक का कर्तव्य है तो हमारे देश में पहले प्रधानमंत्री है, पहले नागरिक है, पहले तो हर आदमी नागरिक है। और सच मानो जो बड़े पद पर है उसका कर्तव्य तो और ज्यादा बनता है, क्योंकि उसको पूरी जनता देख रही है। यकीन मानो अगर न्यायालय में कोई मामला जाता है और किसी बड़े व्यक्ति ने किसी विधि का उल्लंघन किया है तो न्यायालय बहुत नाराज होता है। न्यायालय कहता है भैया आपको तो पता था, आपको तो पूरी जनता देख रही है। क्या सोचते हैं कि नहीं कोई बड़ा आदमी होगा, विधि का उल्लंघन कर दिया, उसको कुछ नहीं बोलेगा। नहीं, न्यायालय ज्यादा नाराज होता है, आपसे ज्यादा दायित्व था, इसीलिए एक विधियां हैं। और अब देखोगे वर्ष 2000 में एक और कमीशन बना, आपको याद दिला दे मूल कर्तव्य की बात। पहला जो हमारे यहाँ कमेटी बनी स्वर्ण सिंह कमेटी थी, और ये इंदिरा गांधी ने बनाया था। और एक दूसरी समिति बनी दोस्त, ये 1906 में थी, और दूसरा एक आयोग बना। आयोग का मतलब है जब जो न्यायाधीशों के अध्यक्षता में आयोग है, 2000 में वाजपेयी की सरकार थी। और वर्ष 2000 में तो आयोग बना, तो नाम था नेशनल कमीशन फॉर रिव्यूइंग ऑफ द वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। विधान के कार्यकरण समीक्षा राष्ट्रीय संविधान के कार्यकरण की समीक्षा का राष्ट्रीय आयोग। नहीं, इसको आप ऐसे याद रखो, इसका अध्यक्ष थे वेंकट चलैया कमीशन। आयोग के अध्यक्ष में से न्यायाधीश होते हैं। और 2000 में बना। इंग्लिश में याद रखने का तरीका है दोस्तों, यार इस चीज को ऐसे कहते हैं एसोसिएट लर्निंग। किसी भारी भरकम चीज को कहानी के माध्यम से पढ़ लेते तो याद हो जाती है। हम बार बार कहते हैं कि बस स्मार्ट स्टडी करो, नहीं बिल्कुल लकीर के फकीर होकर लट रहे हो। किसी चीज को अपने तरीके से, अपनी किसी प्रिय घटना से, प्रिय डेट से जोड़ लो, तथ्य भी जल्दी याद हो जाते। नेशनल कमीशन फॉर रिव्यू ऑफ द वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, देखो एनसीआर, दिल्ली में एनसीआर है, वहां वर्ल्ड कप हो रहा है, रूसी वर्ल्ड कप। तो ये भी कर सकते हो, एनसीआर में वुमेन्स कॉलेज है, ऐसे याद कर लो। ये दोनों कमीशन इसलिए बड़ी ये कमेटी थी क्योंकि ये नेता थे, स्वर्ण सिंह तो मंत्री थे इंदिरा गांधी सरकार के, चलिए जस्ट ये दोनों अपने आप इसलिए दोनों का पर्पज एक था को होलिस्टिकली देखा जाए। संविधान में कुछ होलिस्टिकली कह दिया जाए, रिकमेंडेशन दे दिया जाए, यहाँ सुधार कर दिया जाए। कमीशन का बड़ा महत्व माना जाता है। और इसलिए देखोगे कि कई बार वेंकट चले कमीशन ने कई जगह रिकमेंडेशन दिया, भाई यहाँ रिफॉर्म किए। और चुनाव सुधार से लेके हर जगह इनके रिफॉर्म की बात आती है। अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने चलिए कमीशन बनाया, तो मतलब अब आप देखोगे मूल कर्तव्य का तो बढ़ने लगा। न्यायालय बार बार कह रहा है, न्यायालय तो ये भी कह रहा है कि ये थोड़ा जनसंख्या पे नियंत्रण करो, ये मूल कर्तव्य है। थोड़ा ध्यान रखो यार, इसकी जनसंख्या बढ़ती जा रही है, तो हम चीन से भी आगे निकल गए हैं दोस्तों। जिसमें आने का समय नहीं है, थोड़ा सा विचार करने का समय। दोस्तों अगर हम क्रिकेट टीम पैदा करेंगे तो कहां ना दे पाएगी। तो आप याद रखो, लोग जर्मनी का एग्जाम्पल देते, इंग्लैंड का एग्जाम्पल देते हैं, अरे वहां तो घर में एक बच्चे हैं, एक भी नहीं है, लोग विवाह ही नहीं कर रहे हैं। और हमारे यहाँ तो पता चला कि ये तो एक एग्जाम्पल है, भाई ये भी तो कर्तव्य है दोस्तों। हम हर बात में अपेक्षा करते हैं सरकार ने हमें क्या किया, लेकिन अब देखोगे इसमें इन्होंने क्या कहा, कर देना ये मूल कर्तव्य है। फिर चलिए कमीशन ने मत देना, यानी वोट दो, केवल आलोचना मत करो, मत देना किसी औद्योगिक संगठन के द्वारा
औद्योगिक संगठन को कर्मचारियां अपने औद्योगिक संगठन अपने कर्मचारियों के उनको प्रशिक्षण दे, उनको शिक्षा दे। ये औद्योगिक संगठन का एक दायित्व है, कर्तव्य है। यानी अनेक कर्तव्य और भी जोड़ने की सलाह दी। आप जानते हैं आयोग की रिकमेंडेशन कोई बाध्यकारी तो है नहीं, ये मामला लाया नहीं गया। मतलब है कि धीरे धीरे मूल कर्तव्य का महत्व बढ़ता ही जा रहा है, कम नहीं होता जा रहा है। लेकिन अब आप कहोगे सर ये बताओ फिर मूल कर्तव्य है तो नैतिक है, मानना न मानना मेरी मर्जी है, ये सब इतनी कहानी बताने का क्या सारांश है? तो खोदा पहाड़ निकली चुहिया, सारी कहानी इतनी बता गए और मामला कुछ बना। इसके पीछे दोस्तों कारण आप देखिए, देखो कंपैरिजन जब कर लें, जब भी हम की बात करते हैं तो दोस्तों मूल अधिकार में व्यक्ति की शक्ति बढ़ती, व्यक्ति की शक्ति होती है और मूल अधिकार राज्य की शक्ति को सीमित कर में रखने की, राज्य की शक्ति को सीमित करते हैं, क्योंकि मूल अधिकार राज्य की शक्ति को प्रतिबंधित करते हैं। अधिकार का मतलब ही है व्यक्ति की शक्ति में वृद्धि करते हैं, राज्य की शक्ति को सीमित करते हैं। क्योंकि अधिकार का अभिप्राय ये है जो राज्य की करे, व्यक्ति की शक्ति को बढ़ाए। आर्टिकल 19, 21 को बढ़ा रही है, राज्य की शक्ति को सीमित कर रही है। और कर्तव्य के नाम से वो घबराए इसलिए जाते हैं कि बर मुसोलिनी, हिटलर दोस्तों, कटप्पा, बाहुबली आए थे, मुसोलिनी हिटलर आए थे, उन्होंने ऐसा धोया लोगों को, ऐसा पिटाई किया एक घंटों, और फिर वो कहा करते थे जो मैं कह रहा हूं लोगों कर्तव्य पालन करें, मेरी इच्छा है, जर्मनी और इटली की सही इच्छा है। मूल कर्तव्य के नाम पर लोगों ने अधिकारों का बिल्कुल नेस्तनाबूद कर दिया, तो डरते हैं कर्तव्य की बात। लेकिन जब आप मूल कर्तव्य की बात करते हो दोस्तों, मूल कर्तव्य की बात करते हो तो याद रखो राज्य की शक्ति को बढ़ा रहे, राज्य की शक्ति को बढ़ा रहे हो। और व्यक्ति, क्योंकि मूल कर्तव्य क्या है, व्यक्ति का राज्य के प्रति दायित्व है। कर्तव्य यानी मूल अधिकार क्या है, राज्य का व्यक्ति के प्रति दायित्व। अधिकार क्या हो जाता है, राज्य का व्यक्ति के प्रति दायित्व। राज्य व्यक्ति और ये के पास पावर है, उसका दायित्व होना चाहिए, इसलिए राज्य का व्यक्ति के प्रति दायित्व है। ये बात अच्छी, राज्य रहेगा, प्रभावशाली बनेगा। और मूल कर्तव्य में व्यक्ति राज्य के प्रति दायित्व रखेगा, राज्य की शक्ति बढ़ेगी। लोग हिचकते हैं, वो हिचकते हैं, लोग कहते हैं भैया ये बताओ मूल कर्तव्य है या उधर मुसोलिनी हिटलर तरफ जाने का रास्ता है, कौन सा हाईवे है? ऐसा एक्सप्रेस मत बनाओ इससे आजादी खत्म हो जाए। मूल कर्तव्य और अधिकार में ये विरोधाभास दिखता है, लेकिन दोस्तों की बात यह है दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू। क्योंकि याद रखो, अगर हर व्यक्ति केवल कर्तव्य याद रखे भी ठीक नहीं है, क्योंकि केवल कर्तव्य की बात करना मतलब है व्यक्ति को राज्य का दास बना। तो दास है जो समझिए, सो दास का मतलब मानव आजादी सब गई। शब्द दास, केवल मूल कर्तव्य होगा तो व्यक्ति राज्य का दास बन जाएगा, और केवल मूल अधिकार होगा फिर याद रखो व्यवस्था मच जाएगी। क्योंकि लोग अगर हर व्यक्ति बोलेगा और पता चला आने जाने का अधिकार है तो हमने बाइक पीट के हवा चलानी शुरू कर दी। तो पहलू है कि सच बात है कि अवाद योग्य है, नैतिक है, लेकिन जब कोई मामला उच्चतम न्यायालय आजकल जाता है तो मान लो कि जब कोई मामला उच्चतम न्यायालय जाएगा तो व्यक्ति कहेगा भाई हमारा आर्टिकल 19 क्लॉज सब क्लॉज ये है और मूल कर्तव्य है कि हम राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान करें। अब सवाल है कि हमारा मूल कर्तव्य पहले आएगा या मूल अधिकार पहले आएगा? अब सवाल है कि एक व्यक्ति कह रहा है कि बोलने के अधिकार का हमारा मना कर दिया, आने जाने का मना कर दिया, मूल अधिकार है, लेकिन उसे राष्ट्रीय ध्वज को जला दिया, कर्तव्य का उल्लंघन किया। अब कोर्ट क्या देखेगा?
आपको याद है दोस्तों, जो मूल कर्तव्य के आने से अधिकार प्रतिबंधित हुआ है, आपको याद दिला दें, मूल कर्तव्य के आने से मूल अधिकार सीमित, निदेशक तत्व भी मूल अधिकार को सीमित करता है, ये भी आपको याद दिला दें। तत्व से भी मूल अधिकार सीमित होता है और आपातकाल सीमित होता है, आपको बता दें। सच बात है, क्यों सीमित हुआ ऐसा लिखा नहीं गया है संविधान भाग 4 आर्टिकल 51A में तो नहीं गया, लेकिन सीमित इसलिए होगा कि जो व्यक्ति कह रहा है कि भैया हमें आने जाने के अधिकार से रोका जा रहा है, उससे ये पूछा जाएगा, ये बताओ मेरे दोस्त, कहाँ तुम तिरंगा जलाए? इसलिए मेरे बच्चों, अब देखो अभी अग्निवीर योजना आई, सारे बच्चों ने तोड़ दिया, दिल तोड़ दिया, फूंक दिया। मूल कर्तव्य लिखा हुआ है कि अपने सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान न करें। अब बताओ अपने घर की चीजें कैसे संभाल के रखते हो? राष्ट्र भी तो हमारा बड़ा सा घर है बच्चों, इसलिए ये बात अलग थी। लोग नहीं समझ पा रहे हैं, अपने ही बस पत्थर मार रहे हैं। अब जिस बच्चे ने स्वाभाविक रूप में ट्रेन को जला दिया, बस को तोड़ दिया, उसने मूल कर्तव्य का उल्लंघन किया, तो क्या उसके मूल अधिकार पर सीमा उच्चतम न्यायालय लगाएगा नहीं लगाएगा? उत्तर है हाँ। मूल कर्तव्य मूल अधिकार को निष्कर्ष से, और आज की बात है सकता है, और इसीलिए कहा भी जाता है भारत में आप देखो, जब देखो तब तो दोस्तों नामा चलता रहेगा। भाई अरे भाई अजीब सी बात है, अब आवागमन का अधिकार है तो आप दूसरे को आने जाने का रास्ता रोक दोगे, उल्लंघन कर रहे हो। आपको बोलने का अधिकार है, उसे गाली दे दोगे। सम्मान करो दोस्तों, आपको आने जाने का अधिकार है, सांप्रदायिक दंगा भड़का दोगे। ये हमारे यहाँ कर्तव्य की आवश्यकता पड़ी और आजकल इसका महत्व तो बढ़ता, इसका महत्व बढ़ रहा है। यही है आपका मूल। अब दोस्तों हमारा संविधान का एक पार्ट खत्म हो गया, में ये है आदर्श थे, थे, संविधान के मूल्य थे। अब हम थोड़ा संविधान को इस पार्ट पर चलेंगे, सरकार। क्योंकि दोस्तों शरीर का अगर देखा जाए तो हार्ट है, हार्ट तो जरूर, लेकिन हार्ट के आसपास हड्डी उड्डी होनी चाहिए कि नहीं? वो खून ही नहीं है, कंकाल ही नहीं, आपको हार्ट उनका जा रहा है, भैया हार्ट कहाँ जाएगा? ये भी जरूरी है, हाल भी जरूरी है। तो अभी तो हमने संविधान के दर्शन देखा, आत्मा देखा, हृदय देखा, विधान का मूल मर्म देखा। अब जरा कुछ संस्थाएं भी देख ली, इंस्टीट्यूशन कैसे सरकार बनती। अब हम सरकार के अध्ययन में चले, संस्थाओं के अध्ययन में। एक तो हम मूल्य, आदर्श, विचार देख रहे थे, फंडामेंटल तत्व के रूप में विचार देख रहे थे कि रुपया में विचार देख रहे थे कि समाज कैसा बनेगा। अब दोस्तों हम ये दिखना चाहते हैं आखिर सरकार कैसे है, और यहां से हम सिलेबस में एक बड़ा महत्वपूर्ण भाग शुरू करेंगे दोस्तों, जिसका नाम है फेडरल फॉर्म ऑफ संघीय शासन। तो अब यही से हम शुरू करें। संघीय शासन में तमाम चीजें हमें पढ़ना है, तो एक बार आपको याद भी दिला दें संघीय शासन में क्या क्या पढ़। शासन में पढ़ेंगे, इस शासन में हम पहली बात पढ़ेंगे कि संघ का मतलब क्या है। ये आपको याद दिला दें कि हम पढ़ अभिप्राय शासन का मतलब क्या है पहले, फिर भारत और अमेरिका, भारत अलग है कि, फिर हम देखेंगे भारत में और फिर हम देखेंगे वित्त आयोग,
तो दोस्तों फिर हम देखेंगे के बाद असम्मित संघवाद, एसिमेट्रिक फेडरलिज्म, निर्जातीय संघवाद कहो, असम्मित संघवाद कहो, तो ये है असम्मित संघ, जहां हम के बाद फिर देखेंगे संघ और राज्य के बीच बाद कहां पे प्रतिस्पर्धी फिर देखेंगे राज्यों का निर्माण, फिर देखेंगे राज्यों का निर्माण। तो संघीय शासन में तमाम मुद्दे हम देखेंगे, तो एक एक करके जरा आगे आपको दिखाए दोस्तों। और हकीकत की बात ही है कि पहले देखो हम लोकतांत्रिक राज्य हैं। अगर हम संघवाद पे आना चाहे, पहले बेसिक आपको बता दें, मामला शुरू किया जाए, फिर हम एक एक पार्ट की बात करें। और जब भी हम देखेंगे तो प्रश्न संघवाद से आ ही जाता है। हम ये भी देख सकते हैं कि संघ और दिल्ली का विवाद, पहले हम बेसिक बात देख लें, फिर एक एक करके हम देख लेंगे। और है बड़ा सामान्य सा, बहुत एक सामान्य बात समझ लें। और सामान्य बात दोस्तों ये है कि भारत में जो भारत का शासन है वो लोकतांत्रिक। अब दोस्तों देखो, लोकतांत्रिक दो शब्द से बना है। एक है लोग, भारत के लोग, यानी पीपल्स। भारत का शासन लोकतांत्रिक है। पहले लोग कौन है, दूसरा तंत्र कौन है। सवाल है, लोग का मतलब है, और फिर तंत्र, सरकार कह लो, शासन का तंत्र, शासन के। आखिर में लोकतंत्र का सीधा मतलब जनता का शासन। इसलिए अब देखो हमारे यहाँ लोकतंत्र, व्यक्ति का शासन तो है नहीं। जनता का मतलब कहोगे सर कौन, सभी का, 18 वर्ष के ऊपर जितने लोग हैं। इसलिए अब देखो, और यहाँ तो कई बार बच्चे बड़े परेशान हो जाते हैं, उनका एग्जाम पास नहीं हुआ, वो कहते हैं सर तो एग्जाम पास नहीं हुआ। फिर हम कहे भैया द्रौपदी मुर्मू 70 साल की उम्र में राष्ट्रपति बन रही, और तुम यार 25 साल में परेशान हो जा रहे हो कुछ। ये देखो तो दोस्तों, ये लोकतंत्र की खास बात है। तो शासन जनता का होगा तो याद रखो, अरे छोटा सा एग्जाम भारत में पास करने के लिए आपको मैथमेटिक्स जाननी चाहिए, इकोनॉमिक्स जानना चाहिए, वित्त मंत्री बनने के लिए नहीं। पास होने की आवश्यकता नहीं। अरे ये एग्जाम दोस्तों, क्लर्क नहीं बन पाए तो वित्त मंत्री बनने का रास्ता साफ है, ऐसा सोचो। आप अगर ऐसा मजाक कर रहे हो तो नहीं कर रहा हूं मैं, ये हमारा संविधान कहता है। अब बताओ, राष्ट्रपति बनने की योग्यता क्या है, भारत का नागरिक होना चाहिए, पैदाइशी हो गए। ये दोस्तों, इसलिए भारत में कोई नागरिक बन सकता है, रखो कोई भी नागरिक राष्ट्रपति बन सकता है, ऐसा थोड़ी एक कोई एक विशेष ही है। इन बच्चों को यकीन नहीं होता, उनको लगता है यार पता नहीं कौन राष्ट्रपति, तब तो बहका रहे हैं केवल, की बात है। इसलिए अब देखो कि राष्ट्रपति कौन बन सकता है, जिसकी उम्र 35 साल हो और पैदा होगा तो 35 साल उम्र हो ही जाएगी, उसमें क्या दिक्कत है। उम्र बढ़ाने के लिए हमें कुछ थोड़ी करना है, तो बढ़ती ही जाएगी। अब 35 साल उम्र होना चाहिए, भारत का नागरिक, पैदा हुए नागरिक हो ही गए, उसमें कुछ नहीं है। लोकसभा के सदस्य होने की योग्यता होनी चाहिए, यानी लोकसभा का सदस्य होना नहीं चाहिए, योग्यता होनी चाहिए। भाई चुनाव लड़ने के लिए तुम्हारा नाम निर्वाचक नाम बोलेगा, नाम है, चुनाव लड़ने के लिए तो भाई ये लाभ के पद पर न हो तो आज तक वो मिला नहीं। नहीं यकीन नहीं होता यार कि हम पता नहीं क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। तो दोस्तों, जनता का शासन है, लोकतंत्र।
वैसा सरकार की जनता ऊपर होनी चाहिए, ये लोकतंत्र की फिलॉसफी है। अब कैसे सरकार को जनता के निकट रखा, सरकार को जनता के प्रति बनाया जाए। अरे माताओं की जद्दोजहद थी और इसलिए जनता क्या दिया गया, दिया गया नेतृत्व सब आम लोगों को दिया गया, स्वतंत्रता, अधिकार, देशक तत्व जनता को दिया गया। उतना ही नहीं, अब ये भी एक सरकार जो बनेगी वो जनता के द्वारा निर्वाचित होगी। जनता के द्वारा निर्वाचित होगी, ये बात तो ठीक है, लेकिन सरकार का केंद्र कहाँ हो? दिल्ली में सरकार हो, तमिलनाडु में हो, क्योंकि तो मामला ये था। अब जब देखो दोस्तों, अब सरकार कहाँ बनेगी? जद्दोजहद आ गई, सरकार बनेगी, ठीक है, निर्वाचित होगी। अब में सरकार कैसी होगी? आम जनता के द्वारा निर्वाचित। और निर्वाचन का सिस्टम इसे जाना पड़ा दो, सीधे आप बैठ सकते रहे। 150 करोड़ की जनता है, तो मैंने 5 करोड़ बढ़ा ही दिया, ये हो जाएगी। बड़ी जनता बैठे कहाँ बैठा देगी? स्टेडियम में नहीं आएगी। जनता के शासन, निर्वाचित प्रतिनिधियों का शासन, ये बात तय कर दी गई। तो ठीक हो गया कि जनता के द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों का शासन होगा, जनता के द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों का शासन होगा, ये बात भी ठीक हो गई। अब शासन सवाल है कि राजधानी बनाए यार, शासन केंद्र कितने बनाए जाए? क्योंकि अंग्रेज तो एक ही शासन के केंद्र से सरकार चलाते थे। अंग्रेज तो हमारे था नहीं, हमारे ऊपर आइए तो बल से शासन चलाते थे। उसमें जनता की सहभागिता नाम मात्र की होती थी। और हमारे यहाँ जरा देखो दोस्तों, समस्या क्या है? एक तरफ हिंदी, दूसरी तरफ, तीसरी तरफ, चौथी तरफ अगला मलयाली। दोस्तों ये तो हमने कुछ एग्जाम्पल आपको लिखा। आपको सच बताएं, भारत की विविधता है। प्याज के छिलके आप निकालिए, एक छिलके में दूसरा, दूसरे में तीसरा, कमाल की यार। अच्छा, कई बार जब हम दिल्ली में रहते हैं, यूपी में, बिहार में, मध्य प्रदेश में, तो भारत कितना विशाल देश, समझ नहीं पाते। जबरदस्त है, भारत कितना विशाल देश है। जरा सोच के देखो, यहाँ की विविधता, इतने धार्मिक अनुयायी, इतने लोग। अब सवाल है, अब इनको भी तो रिप्रेजेंटेशन देते। अब ये संभव कैसे था? कर्नाटका में केंद्र बनाया जाए, उड़ीसा में, तेलुगु या आंध्रा में, तमिल में। नारायण माताओं ने नया तरीका, नारायण माताओं ने कहा भाई देखो ऐसा करते हैं, एक मुख्य सरकार बना देते हैं, एक सरकार होगी, ये कहा जाएगा संघ, बाकी सरकार होगी राज्यों में, और दोनों को बराबर की दे दी जाएंगी। इसलिए अब देखो, एक हो गई दिल्ली में सर, एक हो गई कर्नाटका में, एक हो गई उड़ीसा में। बात ध्यान में रखने की है, जनता एक ही होगी, सरकार दो होगी। क्या होगा? ये होगा कि भाई देखो, एक संघ सरकार होगी तो जरूरी ये है कि भाई राष्ट्रीय एकता अखंडता बनी रहे। अनेक राज्यों के द्वारा तमिल का भी सम्मान कर देंगे, तेलुगु का भी सम्मान कर देंगे, उड़िया का भी सम्मान कर देंगे, कन्नड़ी का भी सम्मान कर देंगे। इसमें लोगों से इसीलिए भारतीय संविधान माताओं ने कहा यार कोई ऐसा मॉडल अपनाओ। याद रखो, जब ब्रिटिश हमारे यहाँ से गए, शासन हमारे यहाँ से गया, तो इंग्लैंड छोटा सा देश था, उसकी आबादी 2 करोड़ की थी। आज इंग्लैंड की आबादी 6-7 करोड़ है। जरा सोच के देख लो, इंग्लैंड जो एक राज्य है वो यूपी की आबादी से 1/3 है। तो हमारा जलवा है दोस्त, हमारे आसपास कोई है नहीं, इसमें इताज बादशाह है। इतने बड़े देश में आपको एक सेंटर शासन चलाओगे तो प्रॉब्लम है।
फिर जो गैर हिंदी भाषी हैं उनके लिए समस्या थी। एक सेंटर शासन चलाने में दोस्तों दिक्कत ये है, जरा सोच के देखो, पूरे देश की सरकार अगर केवल दिल्ली में ही होती, तमिलनाडु का व्यक्ति बेचारा 36 घंटे यात्रा करके दिल्ली आएगा, क्योंकि सारा कार्यालय दिल्ली में, क्योंकि सारा कार्यालय दिल्ली में, सारा सचिवालय दिल्ली में। तो अगर तमिलनाडु का ही व्यक्ति हर काम के लिए दिल्ली आएगा तो प्रॉब्लम। अब आप देखोगे नॉर्थ ईस्ट, अब चले जाओ असम, अरुणाचल, अब वहां से कोलकाता आने में 24 घंटे लगते हैं। बेचारा वहां से पता चला नागालैंड की सरकार कहाँ है, दिल्ली में। तमिलनाडु की तमिलों की सरकार कहाँ है, दिल्ली में। तो ये संभव था नहीं, ये संभव नहीं था। ये संविधान या देखो दोनों जगह राज्य बना दिया और इसे इंग्लैंड वालों को जवाब दिया गया। इसके लिए हमने अमेरिका देखा, संविधान निर्माताओं का भैया एक सरकार तमिलनाडु में रहेगी, एक सरकार आंध्रा में रहेगी, एक सरकार उड़ीसा में रहेगी, एक सरकार कर्नाटका में रहेगी। ये कहते यानी आप याद रखो, हर क्षेत्र में एक सरकार रहेगी और एक मुख्य सरकार दिल्ली में रहेगी, और हर क्षेत्र में एक सरकार रहेगी तो क्या होगा, सबकी स्वायत्ता बनी रहेगी, सब अपने तरीके से शासन करे। अब भाई तमिलनाडु में कौन सी भाषा चलेगी, तमिलनाडु सरकार देख ले। उड़ीसा में कौन सा भाषा लगाना है, ये सरकार देख ले। लेकिन जहां राष्ट्रीय एकता अखंडता का मसला आएगा, सरकार देख ले। इसे कहा गया, तो दोस्तों इंग्लैंड के लोग कहा करते थे जहां बड़ा भूभाग होगा, जनसंख्या, वहां लोकतंत्र नहीं चलेगा। जो बहुत बार हमें ठास देते थे, आजादी की मांग कर, आजादी के पता है भारत में लोकतंत्र चलेगा, और वहां में बड़े भारत में लोकतंत्र चलेगा ही नहीं। अब विविधता वाले देश में लोकतंत्र कहाँ चलता, सरकार बनाओगे। इसलिए ये मॉडल अमेरिकन ने दी। अमेरिकन ने कहा ये ब्रिटिशर्स जो बता रहे हैं वो ठीक नहीं, कह रहे हैं कि शासन एक चलेगा, शासन एक चलेगा। अरे हमारे पास मॉडल है दोस्तों। अमेरिका ने एक नया तरीका अपना, अमेरिकी संविधान निर्माता बैठे शासन को लिखा और उन्होंने लोकतांत्रिक शासन का एक नया मॉडल दिया शासन। क्योंकि देखो उसमें ब्रिटेन का मॉडल कैसा था, ये ब्रिटेन का मॉडल था। ब्रिटेन का मॉडल हमें क्यों स्वीकार नहीं किया यहाँ पर। ब्रिटेन का शासन क्या था, कहते हैं एकात्मक, यानी पूरे ब्रिटेन की राजधानी क्या, एकात्मक शासन। एकात्मक का मतलब एक राजधानी एक प्रशासन, यानी पूरे ब्रिटेन में एक पुलिस होगी, एक ही राजधानी होगी, एक पुलिस होगी, एक ही राजधानी होगी, और एक ही विधि होगी, एक ही सरकार होगी। इसे कहते हैं एकात्मक शासन। मतलब हर कुछ एक राजधानी होगी, एक प्रशासन हो, एक विधि होगी, और सत्ता का एक ही केंद्र हो। इंग्लैंड का शासन था, हमारे यहां शासन नहीं अपनाया, इसलिए एकात्मक शासन अलग है। आत्मक शासन के यहाँ अनेक सरकारें साथ साथ चलेगी। स्वाभाविक रूप से दोस्तों संघात्मक शासन कैसा है, ज्वाइंट फैमिली जैसा। एकात्मक शासन कैसा है, न्यूक्लियर फैमिली, जहाँ पेरेंट्स है और एक बच्चा है। ज्वाइंट फैमिली क्या है, ताऊ है, क्या है, सबका साथ सबका विकास। ज्वाइंट फैमिली क्या, सबको साथ लेके चलेंगे। और आप देखो ज्वाइंट फैमिली तभी चलती है। तो ज्वाइंट फैमिली में संघात्मक शासन क्या है, संयुक्त परिवार जैसा, ज्वाइंट फैमिली जैसा। यहाँ सब लोग साथ रहेंगे, सब लोग साथ रहने का कुछ फायदे घाटे तो हर जगह होते हैं। न्यूक्लियर फैमिली का फायदा है कि परिवार में 1 किलो सेब आया तो एक ही बच्चा खाएगा, लेकिन जब बाहर से झगड़ा आ गया तो उसी को पिटना भी पड़ेगा। फैमिली का फायदा घाटे क्या है, अब 1 किलो सेब आया तो पता चला कि 12 लोग परिवार में है तो एक टुकड़ा भी नहीं मिलेगा। लेकिन कहीं से लड़ाई हो जाए तो ये बिल्कुल तूफान की तरह सब लोग निकलेंगे। इसलिए पहले देखो गांव में हम लोग संघात्मक परिवार क्यों रखते थे, और किसी झगड़ा हो गया तो दोस्तों देखो गांव में जो बड़ा जिसका परिवार था वो किसी से पंगा लेने से डरता था। तो पता है भैया कि इससे लड़ोगे तो फिर
बढ़ जाएगा मामला। भारतीय संघात्मक शब्द दोस्तों, फोएडस शब्द, फोएडस से मिलकर लैटिन शब्द है, तो फेडरल शब्द है, फोएडस से मिलकर बना हुआ, मतलब होता है समझौता। समझौता जहां अनेक समूह हो जाए, अनेक लोग हो जाए। आप याद रखो दोस्तों, जॉइंट फैमिली के साथ ये बात तो है, थोड़ा सा शेयर करना, साझेदारी करनी पड़ेगी, साथ साथ रहना पड़ेगा। देखो यहाँ एक कमरा सोने को नहीं मिलेगा, यहाँ एक कमरे में 4 बच्चे सोएंगे, शेयर तो करना पड़ेगा, विविधता ज्यादा है। एक ही तरीका था तो या तो भारत को अलग अलग टुकड़ों में आप बांट दो, तब अलग अलग राष्ट्र बन जाए। ये आप देख लो। और आज दोस्तों ये बात यूक्रेन संकट के समय, ये बात यूक्रेन को याद आ रही है। ये दोस्तों, ये जो एकात्मक शासन इंग्लैंड है, यूरोप के 100 देश 200 छोटे छोटे भागों में बट गए। अब इसलिए रसिया पर यूक्रेन पर हमला किया है, इस सुरक्षा खतरे में। क्या देखो इतना सकते भी है, उसने 50 राज्यों को जोड़ के रखा हुआ है। अमेरिका की ज्वाइंट फैमिली में 50 मेंबर हैं, तो दोस्तों जिसे घर में 50 मेंबर हैं उसकी तरफ झांक देंगे, क्यों चलेगा वो, मधुमक्खी की तरह खा जाएगा। ये ज्वाइंट फैमिली के बड़े फायदे होते हैं। हाँ, चैलेंजेस तो होते हैं, क्योंकि हमने कहा बटना है सारी चीज, अजर में तो आएगी, ये बड़ी जबरदस्त है। इसीलिए भारतीय संविधान निर्माताओं ने कहा ना भाई, हम एक ऐसी शासन बनाएंगे जो हम एक लैंड से अलग है, तो कहेंगे जैसा होगा क्या। और कभी दोस्तों भारत में विविधता इतनी ज्यादा है, अभी भी देखो जब संघ सरकार कहती है हिंदी को बढ़ावा देंगे, तमिलनाडु से विरोध आता है, कड़ी कड़ुड़ी वो कहते हैं इंग्लिश नेवर, हिंदी नेवर। नागालैंड को लोग आज भी कहते हैं कि भैया हम अलग राष्ट्र है, हमने कहा भैया हमारे प्रांत हो, राष्ट्र नहीं हो। दोस्तों अब ज्वाइंट फैमिली कैसे लेके चली जाए, तो भारतीय संविधान निर्माताओं ने, फिर आप कहेंगे क्या अमेरिका का मॉडल अपनाया? उत्तर है दोस्तों नहीं, क्योंकि पहला मॉडल था, ने बार ये मॉडल दिखाया चलता कैसे, और उसी से भारतीय संविधान को सीखा। तो कुछ नहीं भी सीखा, क्योंकि एक मॉडल अमेरिका का था, दूसरा कनाडा का था। जब संविधान निर्माता पहली बार बैठे अमेरिका में हुआ क्या दोस्तों, और ये 50 राज्यों ने आपस में किया, वैसे ही जैसे यूक्रेन कह रहा है भैया नाटो में शामिल करो, तो हमको अब तो शामिल कर लो, यूक्रेन की आबादी 2-2.5 करोड़, तो हमें तो शक्तिशाली है, रसिया की आबादी 12 करोड़ यार भी है। आप जरा सोच के देखो दोस्तों, अगर अलग अलग रहोगे तो सब साथ साथ पिटो, सब एक एक करके पिटोगे। ये बात अमेरिका के राज्यों को पहले समझ में आ गई, उन्होंने कहा ना भाई हमें करते समझौता करते। 50 राज्यों ने कहा तो हम समझौता करेंगे। ये पूछा गया समझौते में होगा क्या, तो देखो दोस्त में होगा ये, जो हम हैं राज्य, जो 50 राज्य हैं वो कुछ शक्ति अपने पास रखेंगे, जो कुछ शक्ति है जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, राज्य ने कहा भाई देखो ये हम अपने पास रखेंगे। तो सब राज्यों की, तो रेल तो एक राज्य को दिया नहीं सकता, पूरे में चलेगी, में होगी, संचार पूरे अमेरिका में होगी, लेकिन स्वास्थ्य, परिवहन, कृषि, ये सब विषय अलग अलग हो सकते। इसलिए 10 राज्यों, दोस्तों फेडरेशन शब्द ही बनता है समझौता। और अब फिर वही लॉजिक है, क्यों समझौता किया, स्पष्ट बात है। ये समझौता क्यों किया, क्योंकि अलग अलग जब सब पता चला 50 राज्य रहेंगे, सबको क्या देखना पड़ेगा, रक्षा। सबको क्या देखना पड़ेगा, सबको रक्षा देखना पड़ेगा, सबको रेल चलाना पड़ेगा, और सब अपनी सुरक्षा ठीक से कर नहीं पाएंगे।
अच्छा है, काम है, सरकार को सौंप दीजिए, बाकी काम अपने लिए रख लीजिए। ये बना कैसे, बाकी कैसे चला, भारत ने क्या सीखा?